की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, जहां पर इस एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है। म्यू आपका मीन है और सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e की पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में। और जो नॉर्मल कर्व है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल है तो बेटा मीन मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। अब यहाँ पर क्या होता है, x जो है z को डिफाइन करेंगे, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहां से डिफाइन होता है। तो ये आपका z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू +1 सिमेट्रिकल है बेटा। जितना एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा उतना एरिया यहाँ से, और ये बीच में z इक्वल टू 0, ये वाला एरिया -1 से +1। और यदि इसमें निकालेंगे हम तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा कितना एरिया कवर करता है, 68.27% एरिया। कितना एरिया करता है याद है कि नहीं है बेटा? -1 से लेकर +1 तक के बीच का कितना एरिया होता है अनीसा? कितना लिखवाया था पिछली बार का, याद है कि नहीं है? मुझे तो 68.27 ही याद आ रहा है। हाँ वही है, 68.27% एरिया। तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा कवर्स 68.27% एरिया। पूछा जाएगा बेटा कि z इक्वल टू -2, ये z इक्वल टू -2 और z इक्वल टू +2, ये वाला एरिया, ये 95.45% एरिया। तो म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा कवर्स 95.45% एरिया। सही है, ये लिखवाया था म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा एरिया कवर्स 95.45% एरिया। और लास्ट वाला z इक्वल टू -3 तो z इक्वल टू 3, तो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा कवर्स 99.73% एरिया। 99.73% एरिया। तो ये 3 एरिया तो आपको याद रखना है, ये एरिया आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। पहली चीज तो ये। अब देखो इस पे एक चीज और है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। ये आपका नॉर्मल कर्व है, ये हमारा नॉर्मल कर्व है। ये z इक्वल टू 0 है, यहां से यहां तक का 0.5 और ये इधर 0.5। हाँ भाई,
तो मैंने क्या बोला 0.5%, 0.5, तो टोटल मिला के 1 हो जाएगा वो, टोटल मिला के 1 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर एक और चीज काम में आती है जो मैं अभी यही वो बता देता हूँ तुम्हें, और वो है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक इसको बोलते हैं 5K। 5K का मतलब है P Z इज लेस देन इक्वल टू K। इसका मतलब ये होता है Z का वैल्यू K और K से कम, तो इसको हम बोलेंगे 5K। बायोमेट्रिक का मतलब K और K से कम तक का पूरा एरिया, K और K से कम तक का पूरा एरिया। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये K फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ये वाला एरिया आपका क्या रहेगा 5K। दिस एरिया विल कॉल्ड 5K। 5K एक्चुअल में 5K का जैसे मैंने यहाँ पर K लिया है यहाँ पर, तो 5K का मतलब क्या हुआ 0.5 प्लस 0 to K, ऐसा भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला 0.5 प्लस P Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5। बात समझ में आई? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? भाई उसने बोला 5K का मतलब K और K से पहले तक का पूरा एरिया, तो बेटा यहाँ तक तो 0.5 हो गया, और फिर वहां से 0 से K तक के बीच का एरिया हो गया, 0 से K तक का बीच का एरिया हो गया। तो 5K का मतलब ये होता है, ये चीज समझने वाली बात है। अब मैं 5 माइनस K की बात कर रहा हूँ असली, तो बेटा इसमें पानी बोतल रख दो। मैंने बोला 5 माइनस K, तो बेटा ये होता है 1 माइनस 5, ये आपको याद रखना है। 5 माइनस K दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5K। 5 माइनस K का वैल्यू 1 माइनस 5K। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अब मैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is a biparametric distribution. It is a biparametric distribution. इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं n मतलब नॉर्मल, म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ये आपके इसके दो पैरामीटर्स हैं। हाँ बेटा, मीन और इसके वेरिएंस, इसके ये दो पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर। ऊपर है बेटा, हाँ ऊपर है। तो ये इसका पहला पैरामीटर हो गया, म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। So it is a biparametric distribution, mu and sigma square. Second, a normal distribution, mean equal to median equal to mode. Mean, median और mode तीनों इक्वल होते हैं। Third, 0.44 SD equal to 5 MD equal to 6 QD। ये इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 SD equal to 5 MD equal to 6 QD। SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, MD मतलब मीन डेविएशन, QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। तो 4 SD equal to 5 MD, 4 SD equal to 6 QD, 5 MD equal to 6 QD, इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस पर प्रॉब्लम बन सकती है कभी भी। ओके, अब देखो
Q1 first quartile mu minus 0.675 sigma. Q3 equal to mu plus 0.675 sigma. तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया आपका 0.675 sigma. फर्स्ट क्वार्टाइल यदि आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, थर्ड क्वार्टाइल म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, और क्वार्टाइल डेविएशन हो गया आपका 0.675 सिग्मा. तो ये आ गया हमारे पास Q1, Q3 एंड Q2. फिर इसके बाद आगे चलते हैं. मीन डेविएशन इक्वल टू 0.8 सिग्मा. मीन डेविएशन इक्वल टू, एक सेकंड ब्लर हो गया. मीन डेविएशन इक्वल टू 0.86. फिर है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होंगे आपके म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा. भाई इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होते हैं जहां पर ये अपना कर्व चेंज करते हैं, जहां ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. जैसे ये देखो मैंने ऐसा बताया, तो यहां से ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये तो हो गया म्यू माइनस सिग्मा, और यहां से ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, हो गया म्यू प्लस सिग्मा. तो जहां वो अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया आपका म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. फिर अब आगे की बात कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी. अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे मेरे पास एक्स है जो फॉलो कर रहा है एन म्यू 1 सिग्मा 1 स्क्वायर, वाई फॉलो कर रहा है आपका एन म्यू 2 सिग्मा 2 स्क्वायर. तो एक्स प्लस वाई फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू 1 प्लस म्यू 2 और सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर. और यदि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका, तो अंडर ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी. जो दोनों को ऐड करने पे आएगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आएगा. वो तो वेरिएंस है, यदि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका अंडर निकालना पड़ेगा. तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी. ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी. वैसे जनरली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं. देखो बेटा, पहले ही बात नहीं, ग्राफ पे तो क्वेश्चन मैं अभी करवा दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है ग्राफ का क्वेश्चन, लेकिन जनरली प्रॉब्लम आपकी इस पे ही आएगी. अब देखो इस पे किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझ लो. अच्छा, यहाँ पर आपका है जैसे ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे वेज ऑफ वर्कर्स, वहां पर यूज होगा प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर ईयर्स. जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उनको यूज करने में काम आएगा. तो ये आ चुका है. वेज ऑफ वर्कर्स में क्या लगेगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा. ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई कि वेज ऑफ वर्कर्स में क्या यूज होता है. चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके. किस किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है. वैसे तो जो प्रॉपर्टी बताई है ना उस पर बने. एक चीज और लिख लो यहाँ पर, एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो म्यू 0 होता है और सिग्मा 1 होता है. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू 0 होता है और सिग्मा 1 होता है. फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यदि आपसे कभी पूछे मीन डेविएशन कितना होगा तो 0.8.
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आप बोलोगे सिर्फ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -1 एंड +1, ये दोनों चीजें जनरली पूछ ली जाती है, लेकिन पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है। नॉर्मल लिखा हुआ है तो 0.8 सिग्मा, और स्टैंडर्ड नॉर्मल लिखा हुआ है तो फिर 0.8, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -1 एंड +1। इस तरह से आपसे ये चीजें पूछी है। अब देखते हैं बेटा इस पे हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे किस किस तरह की प्रॉब्लम हो, वो चीज समझिए। प्रॉब्लम इजी है, इसमें घबराओ मत, ये तो बड़ा इजी चैप्टर है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ फॉर द रैंडम वेरिएबल, पहला टाइप की प्रॉब्लम, फॉर द रैंडम वेरिएबल for the random variable the probability density function is given by the probability density function is given by fx equal to 1 upon √ pi e की पावर -x-4 का होल स्क्वायर अपॉन बस x-4 का होल स्क्वायर, ये गिवन है आपको। तो हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मुझे इनके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना। अब देखो ये आपको कंपेयर करना आना चाहिए, ध्यान से समझना। म्यू कितना हो गया बेटा? म्यू हो गया, वो आगे नहीं हुआ म्यू को, बोलिए म्यू समझ में आ गया? मीन कैसे हुआ? 4, वहां से साफ दिख रहा है e की पावर -x - म्यू, म्यू की जगह 4 आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर आता था, तो 2 सिग्मा स्क्वायर की जगह 1 आ रहा है, तो सिग्मा की जगह 1/√2। चलिए सिग्मा इक्वल टू 1/√2, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका। अब मेरे को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 4 - 1/√2 एंड 4 + 1/2, ठीक है। ये इनके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। आया समझ में? ये कंपेयर करना देखो बेटा डायरेक्ट, म्यू का वैल्यू 4 आ गया और 2 सिग्मा स्क्वायर नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। यहां से कंपेयर करेंगे जो भी करेंगे आप, इसको मत देखना, आप यहां से कंपेयर करना। ये म्यू और जो यहाँ नीचे लिखा होगा वो 2 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। इधर नीचे कुछ भी लिखा हो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है? एक और मैं करके बताता हूँ तुम्हें। जैसे एक और मैं डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल टू 1/4 √2 पाई e की पावर -x-10 का स्क्वायर अपॉन 32। मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यदि मुझे निकालना है, ये क्या है भाई? म्यू का वैल्यू 10 और ये है 2 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? म्यू, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में कोई दिक्कत है?
अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 4, मीन है 10 इनटू 100। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 40। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 40। आया समझ में? आया क्या बेटा? चलिए और देखिए, एक टाइप की प्रॉब्लम में क्या होगा कि सपोज आपको दोनों क्वार्टाइल दिए, quartiles of a normal distribution is given by quartile of a normal distribution is given by 47.3 and 52.7. Then find the mean deviation about mode. हमें मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है। अब हमें फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल गिवन है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है आपको 47.3 और ये होता है म्यू माइनस 0.675 और थर्ड क्वार्टाइल गिवन है आपको 52.70 म्यू प्लस 0.675। दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो म्यू का वैल्यू आ गया हमारा 50। म्यू का वैल्यू हमारा 50 आ गया। इसमें कोई डाउट? ये हमारा मीन आ गया 50। अब मीन 50 रख दो कहीं पे या सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 47.2.70। तो ये हो गया 5.4 आएगा ना। और ये हो गया 1.3। कितना आएगा बेटा देखना? 52.70 माइनस 47.30 कितना आ रहा? 52.70 माइनस 47.30 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2.7। 2.7 के साथ क्या 2.7 है? क्या कर लूँ? 5.4 आ ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। 5.4 इक्वल टू 2 इंटू 0.675। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालो। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है? 4 आ रहा होगा मेरे हिसाब से। कितना आ रहा है भाई सिग्मा? 4 आ रहा है। तो सिग्मा आ गया हमारा 4। अब मुझे मीन डेविएशन निकालना। अब ये फालतू की चीजें हैं क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मोड सब एक ही है। तो मीन डेविएशन है 0.8 सिग्मा। तो 0.8 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 4 है। सो व्हाट इज द मीन डेविएशन? हमारा मीन डेविएशन आ गया 3.2। सो द मीन डेविएशन इज इक्वल टू 3.2। क्लियर है? क्लियर है? तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ये तो सब प्रॉपर्टीज वाली प्रॉब्लम है। अब मैं मूव कर रहा हूं आपके ग्राफ वाली प्रॉब्लम कि ग्राफ वाली प्रॉब्लम कैसे बनती है, बनेगी तो ठीक है ना। तो अब इसको बेटा ये वाला पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, जो हार्ड समझ रहे थे ग्राफ वाली प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं कि कैसे करनी है। पहला तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, एक्स फॉलोज, फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, normal distribution with mean as 50, with mean as 50 and variance
and variance as 100. What is P x is greater than equal to 60 और आपको वैल्यू गिवन है 1 की वैल्यू 0.8413। अब देखते हैं बेटा इसका वैल्यू कैसा है। अब मैंने क्या बोला कि मीन 50 है और वेरियंस 100 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 10। नाउ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो बेटा इसको जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेड में कैसे कन्वर्ट होता है? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये आ गया जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 1। तो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। क्या ये कन्वर्ट करने में दिक्कत आई क्या? एक्स माइनस म्यू, एक्स कितना है 60, म्यू कितना है 50, सिग्मा कितना है 10, तो 60 माइनस 50 अपॉन 10 1 आ गया। तो ये आ गया जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया तो फिर तो हो जाएगा। अब आगे दिक्कत नहीं है। अब देखो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है आपको, समझना। ये आपका कर्व है, ये 0 है, ये जेड 1 है। मुझे ये वाला एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। सही मार्क किया मैंने कि नहीं किया? मुझे ये वाला एरिया निकालना है, 1 और 1 से ज्यादा का एरिया। सही मार्क किया है कि नहीं किया? पहले ये बताओ मुझे। ये समझ में आ गया कैसे मार्क किया है मैंने? अब 1 और 1 से ज्यादा का एरिया निकालना है और मुझे गिवन है 5 1। 5 1 का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। 5 1 का मतलब ये है बेटा, 1 से पहले तक का पूरा एरिया। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था। 5 1 का मतलब है 1 से पहले तक का पूरा एरिया। तो टोटल एरिया होता है बेटा 1, ये पूरा एरिया होता है 1। तो मैं इसको 1 माइनस 5 1 नहीं लिख सकता? जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को 1 माइनस 5 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 में से पूरे 1 में से 5 1 का एरिया हटा दो तो आपको ये वाला एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये क्लियर है क्या जो मैंने लिखा? तो 1 माइनस 8413, 0.8413, तो आपने क्या बोला? 0.1587, जो भी बोला आपने। ये इसका एरिया आ गया। तो ये इसका एरिया आ गया। आया समझ में? क्लियर है? और देखते हैं, मैं अब कुछ और प्रॉब्लम ले रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम समझने के जैसे आने के चांसेस नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बड़ा इजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यू गिवन होगी आपको तो वहां पर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आपको वैल्यू गिवन होगी, सब वैल्यू गिवन होगी आपको। देखो the salary of workers of a factory, the salary of workers of a factory follows normal distribution with an average salary of rupees, with an average salary of rupees 10,000 and standard deviation of salary of rupees 2,000. 2,000. If 50 workers receive salary more than 40,000, if 50 workers
receive salary more than 14,000. More than 14,000. Find the number of workers in the factory. Find the number of workers. तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने की फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स कितना होगा? We have to find the number of workers in the factory. अभी वैल्यू क्या होगी मैं अभी बाद में दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं गिवन है तो मैं पहले चेक करूंगा कि कहाँ से निकालना है। अब देखना भाई, मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स है n फैक्ट्री के अंदर, तो इसका मतलब आपको गिवन है x का वैल्यू ग्रेटर देन 14,000 इज इक्वल टू 50/9। सही लिखा कि नहीं लिखा? x का वैल्यू मतलब 14,000 से ज्यादा सैलरी की प्रोबेबिलिटी 50 वर्कर्स है टोटल एनिमल। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब मैं ये चेंज कर देता हूँ भाई, पी एक्स इज ग्रेटर देन 14,000, तो एक्स की जगह जेड लिख देते हैं, एक्स माइनस म्यू 10,000 अपॉन सिग्मा 2,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? जेड इज ग्रेटर देन 2 आ गया। अब या तो आपको 5/2 की वैल्यू गिवन होगी या 0 से लेकर 2 की वैल्यू गिवन होगी, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 100% गिवन होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है वैल्यू 5/2 की वैल्यू। एक मिनट रुको। कहीं आप तो 5/2, अच्छा 0.9772 पक्का 5/2 की वैल्यू? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, हाँ पक्का 5/2 की वैल्यू 0.977। और वैसे भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो बेटा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ निकालने का। आपने बोला था कि -2 से लेकर +2 के बीच का एरिया कितना होता है? सब बोलो कितना एरिया होता है? -2 से लेकर +2 के बीच का एरिया कितना होता है? 95.45% बोला था। अब 95.45 का आधा करो, आधा करो, करना आधा, 95.45 का आधा 47.727, मतलब 47.727 परसेंटेज में निकालूंगा वैसे तो 0.47727। अब देखना इधर, ये आधा इसलिए क्या, मैं 0 से 2 के बीच का एरिया निकाल दिया और 5/2 निकालने के लिए ये 0.5 ऐड कर दूं, इसमें 0.5 ऐड कर दूं, कितना ये कितना आ गया भाई 5/2 की वैल्यू? 0.47727 प्लस 0.5, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0.9772 आया कि समझ में मैंने क्या बताया तुम्हें? 5/2 का वैल्यू कैसे निकला भाई? 5/2 का वैल्यू का मतलब है, इधर समझना, 5/2 का वैल्यू का मतलब है ये 2 है, ये 0 है, बस मुझे ये वाली वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, तो 0.5 है, मुझे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू मैंने कैसे निकाली? मुझे पता है -2 से लेकर +2 के बीच का एरिया 95.45 तीन ही है, और इसका आधा कर दो तो सिर्फ 0 से 2 का एरिया आ जाएगा, सिर्फ 0 से 2 का एरिया आ जाएगा और प्लस 0.5 कर दो, डेसिमल में निकाल लेना उसको, प्लस 0.5 कर दो, अब कहाँ जाएगा? 0.977 आया क्या अब समझ में? 0.977 बेटा अभी बाद में देख लेंगे ना, उसके बाद वो एंट्री करने में चला जाएगा। या तो ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, इसमें प्राइसिंग भी बहुत सारे। चल तेरी इच्छा, मुझे समझ। अब ये आ गया 5/2 की वैल्यू। अब जेड इज ग्रेटर देन 2, देखो
जेड इज ग्रेटर देन 2, मुझे ये वाला एरिया निकालना है और मुझे पाई 2 की वैल्यू चाहिए, यही वाला। तो आगे वही करेंगे, 1 माइनस 0.9772 इक्वल टू 50/, जो पिछले वाले में किया था। 1 माइनस 0.9772 इक्वल टू 50/, तो निकालो भाई 50 डिवाइड बाई ये जो भी करके निकालो, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, बताइए कितनी आ रही है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आ रही है। कितने वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 14,000, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हुए बेटा, 1 माइनस 0.9772 करो और 50 से डिवाइड करो उसको, कितना आ रहा है बेटा, बोलिए। अरे कोई भी नहीं कर रहा है क्या, कोई तो करके बताओ बेटा। 2193 हो गया लगभग, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स आपके 2193। आया क्या ये समझ में, आया। चलिए एक और देखो प्रॉब्लम जिसमें आपको डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कैसे, तो जनरली वो आपको कोई अननोन वैल्यू की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो बस इसी तरह की प्रॉब्लम बनेगी यदि कभी आएगी और आगे, और मुझे नहीं लगता कि इतना लेवल का वो प्रॉब्लम कभी पूछेगा। भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन है 500, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन 500 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 120। अब उसने बोला है कि हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है, 500 से के बीच का एरिया, ये गिवन है 40.32% एरिया, और 51.30 की वैल्यू गिवन है 0.9032। अब बड़ा इजी है ये इस तरह की प्रॉब्लम इजी होती है, देखो कैसे समझना। 500 के, इसका मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 500 लेस देन इक्वल टू के, तो ये हो गया 0.403, हुआ कि नहीं हुआ, 40.32% मतलब 0.403। अब इसको जेड में कन्वर्ट कर दो, ये 0 हो गया, ये हो गया आपका के माइनस 500 अपॉन सिग्मा इक्वल टू 0.403। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि इसके बाद ही समझाऊंगा अब आगे की चीजें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो तो। अब देखना बेटा आगे, बिल्कुल ध्यान से समझिए, मुझे 0 से लेकर के माइनस 500 अपॉन 120 की वैल्यू गिवन है 0.403, और ये है एरिया 0.5। बेटा ये दोनों एरिया को ऐड करना कितना, 0.5 और 0.4032 को ऐड करना कितना आ रहा है। अरे जेड में कैसे कन्वर्ट हुआ, पागल हो गया क्या चिन्मय, ये क्या बात पूछ रहा है तुम मुझसे यार, हैं? पूरी रामायण निकल गई और तुम मुझसे ऐसी चीजें पूछ रहा है यार। कितने क्वेश्चन करवाए अभी अभी इस पर। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स है आपका 500 माइनस म्यू है 500, तो पहला तो 0 आ गया उधर। अरे ऐसे मत भूला कर बेटा यार, के माइनस देख इधर, भूल गया तो के माइनस 500 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना 120। अब क्लियर है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, 0.5 और 0.4032 को ऐड करो, किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 0.9032 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 0.9032 1.3 के इक्वल गिवन है, 0.9032 आपको 1.3 के इक्वल गिवन है 5, तो बेटा ये 1.3 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ये 1.3 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, निकालो यहां से के की वैल्यू आ गया, तो के की वैल्यू कितना हो गया, 120 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 500 करो, कितना आ रहा है,
अरे 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 यार, अरे यार, ऐसा क्या कर रही है तू? 120 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर और प्लस 500 कर, 656। तो के का वैल्यू आ गया 650। आया क्या? ये समझ में आया क्या? तो आपको उस पाई को देखना है ढंग से, ठीक है? मुझे मुझे उस पाई को देखना है कि पाई की वैल्यू क्या गिवन। ये एग्जांपल समझ में आया? तो इससे हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और बिल्कुल सेम प्रॉब्लम करवाता हूँ ताकि आपको और समझ में आया कि भाई क्या है। देखना, मीन आपको गिवन है 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10। मीन गिवन है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10 और आपको गिवन है 25 टू बी का एरिया 0.4772 की प्रोबेबिलिटी गिवन है और मुझे 5 गिवन है 0.977। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है। 0.9772 में से 0.4772 सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है। 0.5 आ रहा है क्या? आ रहा है 0.5। तो इसका मतलब बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 200%। बिल्कुल पिछले वाली मेथड से। एक्स माइनस म्यू, भाई वो पहला वाला 25 तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जबरदस्त? पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका तो हो गया जीरो। ये आ गया आपका बी माइनस 25 अपॉन 10। ये आपको गिवन है 0.4772। मुझे 0.9772 गिवन है, तो ये होल 100% 2 के इक्वल। तो यहाँ से बी का वैल्यू, ये हमारा बी का वैल्यू 45 आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो, अब समझ में आया क्या? क्योंकि वो 9.9772 है, तो 0.5 हटा दो तो इसका मतलब वो 0 से 2 के बीच का एरिया है, ये तो हुआ। तो इसका मतलब ये 2 के इक्वल है। ठीक है, एक और करवाते हैं, चलो। अब मजा आ रहा होगा, अब समझ में आएगा तो मजा आएगा। तो जहां समझ में आने लगता है वहां अच्छा लगता है कि हाँ यार अब ठीक है। तो जब तक नहीं आता समझ में तब तक दिक्कत है, फिर ऐसा लगता है यार ये क्या है। अब मैं तुम्हें एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करवाता हूँ, ये समझो कि आपको गिवन है कि द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 500। द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 500। 200 है क्या? एक मिनट, 500 and 16% of the values are 16% of the values are greater than 600 or greater than 600। आपको एरिया गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और जेड इक्वल टू 0 to 1 के बीच का एरिया है। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू 1 के बीच का एरिया 0.34 गिवन। एरिया बिटवीन ये गिवन और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब समझना भैया, देखो मैं बताता हूँ। T x is greater than equal to greater than 600 is equal to 0.1। So P z is greater than 600 minus 500, 100 by sigma 0.16। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अब देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, अब समझ में आया। ये 100 by सिग्मा
इसके बीच का एरिया ये 0.16 है। तो बेटा ये एरिया कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, इसका सिर्फ 0 से यहाँ तक, ये वाला एरिया कितना होगा? 0.34 होगा कि नहीं होगा? 0.34 होगा कि नहीं होगा? 0.5 होता है, तो 0.5 में से 0.16 हटाओगे तो 0.34, और मुझे 0.34 गिवन है 0 to 1, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू 1 की इक्वल होगी। So what is the value of sigma? तो हमारी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। आया क्या समझ में? भाई कर्व को देखना आना चाहिए आपको, कर्व को दिख जाए आपको, यदि कर्व आपको ये